नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका। आज हम कहानी पढ़ेंगे मन्नू भंडारी द्वारा रचित त्रिशंकु। ये कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। घर की चारदीवारी आदमी को सुरक्षा देती है, पर साथ ही उसे एक सीमा में बांधती भी है। स्कूल कॉलेज जहाँ व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास करते हैं, वहीं नियम कायदे और अनुशासन के नाम पर उनके व्यक्तित्व को कुंठित भी करते हैं। बात यह है कि बंधु हर बात का विरोध उसके भीतर ही रहता है। ये सब मैं किसी किताब के उदाहरण नहीं पेश कर रही। ऐसी भारी भरकम किताबें पढ़ने का तो मेरा बूता ही नहीं। ये तो उन बातों और बहसों के टुकड़े हैं जो दिन रात हमारे घर में हुआ करती हैं। हमारा घर यानी बुद्धिजीवियों का अखाड़ा। यहाँ सिगरेट के धुएं और कॉफ़ी के प्याले के बीच बातों के बड़े बड़े तुमार बांधे जाते हैं, बड़ी बड़ी शाब्दिक क्रांतियाँ की जाती हैं। इस घर में काम कम और बातें ज़्यादा होती हैं। मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं, पर अपने घर से यह लगता ज़रूर है कि बुद्धिजीवियों के लिए काम करना शायद वर्जित है। मातुश्री अपनी 3 घंटे की तफरीह नुमा नौकरी बजाने के बाद मुक्त, थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने के बाद जो समय बचता है वह या तो बात बहस में जाता है या फिर लेट लगने लगाने में। उनका ख्याल है कि शरीर के निष्क्रिय होते ही मन मस्तिष्क सक्रिय हो जाते हैं और वे दिन के 24 घंटे में से 12 घंटे अपना मन मस्तिष्क ही सक्रिय बनाए रखती हैं। पिताश्री और भी 2 कदम आगे। उनका बस चले तो वे नहाएं भी अपनी मेज पर ही। जिस बात की हमारे यहाँ सबसे अधिक कतकताई होती है वह है आधुनिकता। हम जो ये पढ़े हैं, यहाँ पे जो अभी हमारे सामने एक लड़की आएगी, वो अपने माता पिता के बारे में ये बातें कह रही है और जैसा उसके मन में इन सब चीज़ों को लेकर लगता है और जैसा उसे अनुभव होता है और जैसा वो अपने माँ बाप के बारे में सोचती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पर ज़रा ठहरिए, आप आधुनिकता का गलत अर्थ मत लगाइए। यह बाल कटाने और छुरी काटने से खाने वाली आधुनिकता कतई नहीं है। यह है ठेठ बुद्धिजीवों की आधुनिकता। यह क्या होती है सो तो ठीक ठीक मैं भी नहीं जानती, पर हाँ, इसमें लीक छोड़ने की बात बहुत सुनाई देती है। आप लीक को दुलती झाड़ने आए, सिर आंखों पर लीक से चिपक कर आइए, दुलती खाइए। बहसों में तो यूँ तो दुनिया जहान के विषय पीसे जाते हैं, पर एक विषय शायद सब लोगों का बहुत प्रिय है और वह है शादी। शादी यानी बर्बादी। हल्के फुल्के ढंग से शुरू हुई बात एकदम बौद्धिक स्तर पर चली जाती है। विवाह संस्था एकदम खोखली हो चुकी है। पति पत्नी का संबंध बड़ा नकली और ऊपर से थोपा हुआ है और फिर धुआंधार ढंग से विवाह की धज्जियां उड़ाई जाती है। इस बहस में अक्सर स्त्रियां एक तरफ हो जाती हैं और पुरुष एक तरफ, और बहस का माहौल कुछ ऐसा गर्म हो जाता है कि मुझे पूरा विश्वास हो जाता है कि अब ज़रूर 1-2 लोग कत्ल कर बैठेंगे। पर मैंने देखा कि ऐसा कोई हादसा कभी नहीं हुआ। सारे ही मित्र लोग अपने अपने ब्याह को खूब अच्छी तरह से तह समेटकर उस पर जमकर आसन मारे बैठे हैं। हाँ, बहस की रफ्तार और टोन आज भी वही है। अब सोचिए, विवाह को कोसेंगे तो फ्री लव, फ्री सेक्स को तो पोसना ही पड़ेगा। इसमें पुरुष लोग उछल उछल कर आगे रहते हैं और कुछ इस भाव से मानो बात करते ही उनका आधा सुख तो वे ले ही लेंगे। पापा खुद बड़े समर्थक, पर हुआ यूँ कि घर में हमेशा चुप चुप रहने वाली दूर दराज की एक दीदिया ने बिना किसी
कभी इस बहसों में भाग लिए ही इस पर पूरी तरह अमल कर डाला तो पाया कि सारी आधुनिकता अधम। वह तो फिर मम्मी ने बड़ी सहज ढंग से सारी बात को संभाला और निरर्थक व्या के बंधन में बांधकर दिदिया का जीवन सार्थक किया। हालांकि यह बात बहुत पुरानी है और मैंने तो बड़ी दबी ढकी जुबान से इसका जिक्र ही सुना है। वैसे पापा मम्मी का भी प्रेम विवाह हुआ था। यह बात बिल्कुल दूसरी है कि होश संभालने के बाद मैंने उन्हें प्रेम करते नहीं, केवल बहस करते ही देखा। विवाह के पहले अपने इस निर्णय पर मम्मी को नाना से भी बहुत बहस करनी पड़ी थी और बहस का यह दौर बहुत लंबा भी चला था। शायद उसके बावजूद यह बहस विवाह नहीं, प्रेम विवाह ही है, जिसका जिक्र मम्मी बड़े गर्व से किया करती हैं। गर्व विवाह को लेकर नहीं, पर इस बात को लेकर है कि किस प्रकार उन्होंने नाना से मोर्चा लिया। अपने और नाना के बीच हुए संवादों को वे इतनी बार दोहरा चुकी हैं कि मुझे वे कंठस्थ से हो गए हैं। आज भी जब वे उनकी चर्चा करती हैं तो लीक से हटकर कुछ डैश संतोष उनके चेहरे पर झलकता है। बस ऐसे ही घर में मैं पल रही हूँ, बड़े मुक्त और स्वच्छंद ढंग से, और पलते पलते एक दिन अचानक बड़ी हो गई। बड़े होने का यह एहसास मेरे अपने भीतर से इतना नहीं फूटा जितना बाहर से। इसके साथ ही एक दिलचस्प घटना जुड़ी हुई है। हुआ यूँ कि घर के ठीक सामने एक बरसाती है, एक कमरा और उसके सामने फैली छत। उसमें हर साल 2-3 विद्यार्थी आकर रहते, छत पर घूम घूम कर पढ़ते, पर कभी ध्यान ही नहीं गया। शायद ध्यान जाने जैसी मेरी उम्र ही नहीं थी। इस बार देखा वहाँ 2 लड़के आए हैं। थे तो वे 2 ही, पर शाम तक उनके मित्रों का एक अच्छा खासा जमघट हो जाता और सारी छत ही नहीं, सारा मोहल्ला तक गुलजार। हंसी मजाक, गाना बजाना और आसपास की जो भी लड़कियां उनके नज़र के दायरे में आ जाती, उन पर चुटीली फब्तियाँ। पर उनके नज़रों का असली केंद्र हमारा घर, और स्पष्ट कहूँ तो मैं ही थी। बरामदे में निकलकर मैं कुछ भी करूँ, उधर से एक न एक रिमार्क हवा में उछलता हुआ टपकता और भीतर तक थरथरा उठती। मुझे पहली बार लगा कि मैं हूँ, और केवल मैं हूँ ही नहीं, किसी का आकर्षण का केंद्र हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो अपने होने का यह पहला एहसास बड़ा रोमांचक लगा, और अपनी ही नज़रों में मैं नई हो उठी, नई और बड़ी। अजीब सी स्थिति थी। जब वे फब्तियाँ कसते तो मैं गुस्से से भनना चाहती, लेकिन हालांकि उनकी फब्तियों में अस्पष्टता कहीं नहीं थी तो केवल मन को सहलाने वाली एक चुहल। पर जब वे नहीं होते या होकर भी आपस में ही मशगूल रहते तो मैं प्रतीक्षा करती रहती। एक अनाम सी बेचैनी भीतर ही भीतर कस मसाती रहती। आलम यह है कि हर हालत में ध्यान वहीं अटका रहता और मैं कमरा छोड़कर बरामदे में ही टंगी रहती। पर इन लड़कों के इस हल्ले गुल्ले वाले व्यवहार ने मोहल्ले वालों की नींद ज़रूर हराम कर दी। हमारा मोहल्ला यानी हाथरस खुर्जा के लालाओं की बस्ती, जिनके घरों में किशोरी लड़कियां थी, वे बाहें चढ़ा चढ़ा कर दांत और लात तोड़ने की धमकियां दे रहे थे, क्योंकि सबकी अपनी लड़कियों का भविष्य खतरे में जो दिखाई दे रहा था। मोहल्ले में इतनी सरगर्मी और मेरे मम्मी पापा को कुछ पता ही नहीं।
बात असल में यह है कि इन लोगों ने अपनी स्थिति एक द्वीप जैसी बना रखी है, सबके बीच रहकर भी सबसे अलग। एक दिन मैंने मम्मी से कहा, मम्मी ये जो सामने लड़के आए हैं, जब देखो मुझ पर रिमार्क पास करते हैं। मैं चुपचाप नहीं सुनूंगी, मैं भी यहाँ जवाब दूंगी। कौन लड़के? मम्मी ने आश्चर्य से पूछा। कमाल है, मम्मी को तो पता ही नहीं। मैंने कुछ चीज और कुछ पुलक के मिले जुले स्वर में सारी बात बताई। कुछ खींच और पुलक के मिले जुले स्वर में सारी बात बताई, पर मम्मी पर कोई विशेष प्रतिक्रिया ही नहीं हुई। बताना कौन है ये लड़के? बड़े ठंडे लहजे में उन्होंने कहा और फिर पढ़ने लगी। अपना छेड़ा जाना मुझे जितना सनसनीखेज लग रहा था, उस पर मम्मी की ऐसी उदासीनता मुझे अच्छी नहीं लगी। कोई और माँ होती तो फेंटा कसकर निकल जाती और 7 पुश्तों को तार देती, पर माँ पर जैसे कोई असर ही नहीं। दोपहर ढले लड़कों की मजलिस छत पर जमी तो मैंने मम्मी को बताया, देखो ये लड़के हैं जो सारे समय इधर उधर देखते रहते हैं और मैं कुछ भी करूं उस पर फप्तियां कसते हैं। पता नहीं मेरे कहने में ऐसा क्या था कि मम्मी एकटक मेरी ओर देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। थोड़ी देर तक छत वाले लड़कों का मुआयना करने के बाद बोली, कल शाम को इन लड़कों को चाय पर बुला लेते हैं, तुमसे दोस्ती करवा देते हैं। मैं तो अवाक, तुम इन्हें चाय पर बुलाओगी? मुझे जैसे मम्मी की बात पर विश्वास ही नहीं आ रहा था। हाँ क्यों, क्या हुआ? अरे यह तो हमारे ज़माने में होता था कि मिल तो सकते नहीं, बस दूर से ही फब्तियाँ कस कस कर तसल्ली करो। अब तो ज़माना बदल गया। मैं तो इस विचार मात्र से ही पुलकित लगा। माँ सचमुच कोई ऊंची चीज़ है। ये लोग हमारे घर आएंगे और मुझसे दोस्ती करेंगे। एकाएक मुझे लगने लगा कि मैं बहुत अकेली हूँ और मुझे किसी की दोस्ती की सख्त आवश्यकता है। इस मोहल्ले में मैं किसी से विशेष मेलजोल नहीं, मेरा किसी से विशेष मोलझोल नहीं और घर में केवल मम्मी पापा के दोस्त ही आते हैं।